चलो देख लो अब आगे, ऐसे भी 10 मिनट हो गए हैं। कौन सा यूनिट हमने स्टार्ट किया है? फर्स्ट यूनिट। क्या नाम है फर्स्ट यूनिट का? स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? थोड़ा सा उसका बेसिक हमने क्लियर किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। 1 मिनट में इसको फिर से रिवाइज करो। क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब? वैद्युत स्थितिकी का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं? बोलो स्थिर वैद्युतिकी। चलो मोस्ट ऑफ द टाइम किताबों में यही लिखा होता, तो हम इसी को फॉलो करेंगे, स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, यही था। तो क्या था स्थिर वैद्युतिकी, जल्दी से बताओ। मैंने तो बताया ही हुआ है। हमने क्या किया था? इसको 2 पार्ट में, कुछ भी नहीं है, इसके नाम को 2 पार्ट में बांटो। स्थिर, स्थिर का मतलब क्या है? क्या बोला था? कोई भी वस्तु 2 ही अवस्था में रहता है, या तो स्थिर या गतिशील। स्थिर को कहते हैं स्टैटिक और गतिशील को कहते हैं डायनामिक। ठीक है, तो यहां पर हम जो पढ़ रहे हैं वहां पे वस्तु क्या है? स्थिर है। स्थिर का मतलब रुका हुआ, एक जगह पे रखा हुआ है वस्तु। और वैद्युतिकी का मतलब मैंने क्या कहा? वैद्युतिकी में कौन सा वर्ड छुपा है? विद्युत, वैद्युत। और मैं हमेशा कहता हूं, या फिर आपको अब आगे से हमेशा याद रखना है कि जब भी मैं वैद्युत बोलूं, वैद्युत का मतलब किससे है? आवेश से है। कभी भी वैद्युत बोलूं तो अब वैद्युत का मतलब समझना है कि हमारा मतलब आवेश से है। और आवेश में भी स्पेशली कौन सा आवेश? इस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वैद्युत स्थितिकी क्या थी, या स्थिर वैद्युतिकी क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंतर्गत हम रुके हुए आवेश का अध्ययन करते हैं, या फिर बोलो स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, वही क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। यही स्थिर वैद्युतिकी का डेफिनेशन है। भौतिक विज्ञान की वह ब्रांच या वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। इंग्लिश में भी इलेक्ट्रो मतलब हो गया, आप इलेक्ट्रो का मतलब वैद्युत, वैद्युतिकी, और इलेक्ट्रो का मतलब होगा आपका आवेश से। ठीक है, स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, क्योंकि हम स्टैटिक चार्ज की बात कर रहे हैं, रुके हुए चार्ज की बात। और बेसिक, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक और बेसिक क्या क्लियर होना चाहिए? एक रुका हुआ आवेश, स्थिर आवेश अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है? एक रुका हुआ आवेश, स्थिर आवेश अपने चारों ओर कैसा क्षेत्र उत्पन्न करता है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये बताया था। ये इस चैप्टर के बस ये 2 बेसिक चीजें हैं जो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए, या स्टार्टिंग में ही पता होना चाहिए। तो ये चीज कल ही हमने क्लियर कर लिया था, कल नहीं थे क्लास में तो कोई बात नहीं, बस हमने ये कहा था कि अगर कोई आवेश स्थिर है, या बोलो स्थिर आवेश है अगर, तो स्थिर आवेश अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र बोलो, उत्पन्न करता है। और अगर आवेश गतिशील है, रुका हुआ है तो विद्युत क्षेत्र, और गतिशील है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ आल्सो क्या उत्पन्न करता है? विद्युत धारा। और वही आवेश, वही धारा अगर किसी तार में बह रही है तो वो तार में विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा उसके चारों ओर। विद्युत धारा तो खैर बह ही रही है, उसके साथ साथ वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, वो आगे जाके हम यूनिट्स में पढ़ेंगे। तो ये बेसिक्स हैं। इसके अलावा एक हेडिंग लिखवाया होगा आपको, क्या लिखवाया है इस चैप्टर का? पहला हेडिंग इस डेफिनेशन के बाद, विद्युत आवेश, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज। हर चीज को इंग्लिश में रिवाइज करते रहो, बेटर रहेगा, बेस्ट रहेगा। यहां से हम समझेंगे कि ये विद्युत वर्ड, विद्युत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? विद्युत को क्या बोलते हैं? वैद्युत, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आया कहाँ से? ये सब चीज है क्या? आवेश क्या चीज है? मेरे बताने से पहले आप में से कोई बताओ, ये कोई भी बताओ, तुक्का भी चलेगा। आवेश क्या होता है, या आवेश के बारे में कितना पता है? किसी पदार्थ का वह गुण
जो वस्तु में होने वाले बल का अनुभव करता है, ठीक है। और कोई, इसको जो वहाँ बैठ रहा है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेक करते रहना चल रहा है कि नहीं, ठीक है। और क्या पता है आवेश के बारे में? अच्छा, आवेश कितने प्रकार के हैं? ये तो बचपन से सुना होगा, कितने प्रकार के आवेश होते हैं? कौन कौन से? धनावेश, ऋणावेश, ये तो सुना होगा। धन आवेश, ऋण आवेश। धन आवेश मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, ऋण आवेश मतलब नेगेटिव चार्ज। और जब धन आवेश ऋण आवेश मिलते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाता है, जीरो, वहाँ कोई आवेश नहीं बचता है। तो आवेश किसी पदार्थ का ऐसा गुण है जो किसी वस्तु को आकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है, ठीक है। इसको डिटेल में भी समझेंगे। इसकी हिस्ट्री पे आते हैं थोड़ा। हिस्ट्री लिखाने में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ, लेकिन लिख ही लेना, एक शॉर्टकट में लिख लेना, क्योंकि वो लिखाने का कोई फ़ायदा है नहीं, वो स्टोरी की तरह कभी एग्जाम में आना नहीं है। बस पता होना चाहिए कि आवेश स्टार्ट कहाँ से हुआ। मतलब आवेश तो धरती में शुरू से था, बट उसके बारे में लोगों ने सोचना कब से स्टार्ट किया। जैसे होता है ना ग्रेविटी, किसने खोजा था ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण? न्यूटन ने। सुना है ना, सेब के पेड़ के नीचे बैठा था, सेब गिर गया सिर पे, उसे ग्रेविटी ढूंढ ली। तो क्या न्यूटन के सर पे जब तक सेब नहीं गिरा था तब तक के ग्रेविटी थी नहीं क्या दुनिया में? या कहते हैं कि वास्को डिगामा ने इंडिया को खोजा, तो क्या जब तक वास्को डिगामा इंडिया नहीं आया था तो क्या इंडिया था ही नहीं? था ना। मतलब बस यह है कि उसके बाद से रिसर्च करना होना स्टार्ट हो गया। जैसे न्यूटन के सर पे पेड़ नहीं गिरा, सॉरी सेब गिरा, उसके बाद से न्यूटन ने या फिर फिजिक्स में ग्रेविटी के बारे में सोचना स्टार्ट हो गया। वैसे ही आवेश पहले से था, लेकिन जब तक 600 ईसा पूर्व एक साइंटिस्ट थे, ग्रीक साइंटिस्ट, या उस समय साइंटिस्ट नहीं कहते थे उनको, उसमें सबको कहते थे फिलोसफर, या बोलो दार्शनिक टाइप के लोग, ठीक है। जो फिलोसफर होते हैं ना, दार्शनिक फिलोसफर का मतलब होता है जो हर चीज में रीजन ढूंढते हैं, उन्हें फिलोसफर कहते हैं, दार्शनिक। तो 600 ईसा पूर्व थेलस नामक, थेल्स भी कहते हैं कोई लोग थेलस बोलते हैं, क्या नाम है? थेलस नामक ग्रीक, अब इनको साइंटिस्ट बोलो या दार्शनिक बोल लो, दार्शनिक थे। और कब की बात चल रही है? 600 ईसा पूर्व। थेलस नामक एक दार्शनिक थे ग्रीक के, इन्होंने सबसे पहले आवेश के बारे में बताया कि आवेश पे अध्ययन किया, ऐसे समझ लो। ऐसा नहीं कि आवेश की खोज की, आवेश पहले से था, उन्होंने बस आवेश के बारे में समझाने की कोशिश की। वो कैसे? आवेश एक ऐसा चीज़ है जो आप फील करते आए हो, स्पेशली सर्दी के मौसम में ज़्यादा करते होगे, गर्मी में भी करोगे वैसे, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल्स तो है। सर्दी में कैसे करते हैं? कभी फील किया है कि कभी स्वेटर पहना है, अचानक अगर स्वेटर अच्छे से पहना है स्वेटर, या तुम धूप में जाके बैठ गए, कुछ समय बाद शाम को या अगले दिन तुम स्वेटर उतारते हो तो हमें थोड़ा बहुत ना यहाँ पे स्पार्किंग जैसा लगता है कि जैसे कुछ करंट हल्का सा लगा है बॉडी में। या फिर कभी ऐसे ट्राई किया कि कंबल एकदम गर्म है और तुम कंबल में और ऐसे हाथ मारते हैं तो उसमें चिंगारी जैसे आती है, कभी ट्राई किया है? चिंगारी मतलब हल्का सा स्पार्किंग जैसा होता है, वो आवेश है। और वो और कुछ नहीं, तो ये ट्राई किया बचपन में हम तो करते थे, जैसे कि ये स्केल ले लिया हमने, कभी ना कभी तो किया होगा, नहीं किया तो फिर तुम्हारा बचपन बेकार है, अगले जन्म में फिर पैदा होके फिर से वो बचपन जीना। स्केल लेके ऐसे वगैरह या पेन लेके हम ऐसे रगड़ते थे, और क्या करते थे, कागज के पतले पतले टुकड़े लेते थे या घास का हो, और फिर ऐसे करते थे तो वो घास या कागज के टुकड़े इस पर चिपकना स्टार्ट करता था। ये किया है, ठीक है। ऐसे कुछ चीजें ऐसे ऐसे रगड़ के, ये क्या है? जब आप इसको रब कर रहे हो ना, ये कोई भी धातु का टुकड़ा है या फिर नॉन मेटेलिक चीज है, ये प्लास्टिक का है स्केल, आप इसको जब रब कर रहे हो तो इससे हो क्या रहा है, ये आवेशित हो रहा है। मेरी बॉडी से हो सकता है, मेरे बालों से हो सकता है, चार्ज इसमें ट्रांसफर हो रहा हो, और जब चार्ज ट्रांसफर होता है इसमें तो उसमें कुछ सेकंड के लिए कुछ ऐसी एनर्जी आ जाती है जो अपने से हल्के कणों को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है, हल्के कणों को। आप उसमें पेन चिपकाना चाहो तो पेन तो नहीं चिपकेगा, लेकिन हल्के कण चिपक जाएंगे। तो इसमें कुछ समय के लिए कुछ ऐसे आवेश आ गए, कुछ ऐसी ऊर्जा आ गई, वो ऊर्जा हल्के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसी ऊर्जा को, जो हल्के कणों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, उसी ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, आवेश कहते हैं। और ये सब बात सबसे पहले समझाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो 600 ईसा पूर्व
ग्रीक के साइंटिस्ट या फिलोसफर थेलस को जाता है। जैसे मैं अभी स्केल का एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, आपने पेन से भी किया हुआ हो सकता है। इन्होंने जिस पदार्थ का यूज किया उसे कहते हैं एम्बर, एम्बर नामक पदार्थ का यूज किया, ठीक है। अब वो एम्बर नामक पदार्थ से ही ना वो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आई है। कैसे आई है? ये जो एम्बर होता है इसको ग्रीक भाषा में थेलस ने किस पदार्थ का यूज किया? मैंने अभी स्केल का यूज करके देखा, थेलस ने जिस पदार्थ में ये चीजें देखी उसको कहा गया, उसका नाम था एम्बर, नॉर्मल नेम एम्बर होता है। और ग्रीक लैंग्वेज में, ग्रीक एक भाषा भी होती है, तो ग्रीक भाषा में इस एम्बर नामक पदार्थ को, ये एम्बर क्या है? ये एम्बर एक पदार्थ है, ठीक है, जिसको आवेशित किया गया ऊन पे रगड़ के या किसी कपड़े पे रगड़ करके। इस एम्बर नामक पदार्थ को ग्रीक भाषा में कहा जाता है ये इलेक्ट्रम। इलेक्ट्रम, अब समझ पा रहे हो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आखिर बना कैसे होगा, आया कहां से होगा ये इलेक्ट्रिसिटी वर्ड? ये इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आया है इलेक्ट्रम से। और इलेक्ट्रम क्या होता है? एम्बर को, जो एम्बर नामक पदार्थ है उसको ग्रीक लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रम कहा जाता है। और उसी इलेक्ट्रम वर्ड से, जैसे इलेक्ट्रम है, इलेक्ट्रम से मिलता जुलता आपने कौन कौन से वर्ड पढ़े हैं बचपन से लेकर अब तक? इलेक्ट्रम, इलेक्ट्रम से रिलेटेड क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रिक पढ़ा है आपने, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, इलेक्ट्रिक रिक्शा जिसको ई रिक्शा भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक पढ़ा है। या फिर और क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रिसिटी, ये पढ़ा है। इसके अलावा और क्या पढ़ा है आपने? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये पढ़ा है। तो ये सब वर्ड आया कहां से? इलेक्ट्रम वर्ड से आया। और इलेक्ट्रम वर्ड क्या था? वही एम्बर को ग्रीक लैंग्वेज में हम क्या कहते थे? इलेक्ट्रम कहते थे। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? वैद्युत आवेश चल रहा था हमारा टॉपिक, वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। अब देखो, हमें किसी भी बुक की डेफिनेशन नहीं उठानी है, हमें किसी के भी नोट्स नहीं उठाने, कोई पब्लिकेशन का छापना नहीं है। हमें इस क्लास में अपने हिसाब से एक नया डेफिनेशन बनाना है। हो सकता है वो डेफिनेशन आज तक किसी बुक में भी ना हो, ठीक है, वो सिर्फ आपके नोट्स में होंगे डेफिनेशन। आवेश क्या होता है? मैंने कैसे समझाया था आपको कि अगर आप इस स्केल को, या मान लो कि यही वो एम्बर नामक पदार्थ है, मान लिया, सपोज दैट, वैसे भी साइंस में तो हम सपोज करते हैं, माना कि x बराबर ये है, तो ये जैसे कि यही वो पदार्थ है, तो ये पदार्थ किसी हल्के वस्तु को अपनी ओर क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। इस पदार्थ को जब मैं ऐसे कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, रगड़ रहा हूँ अपने बॉडी में या फिर किसी ऊन के कपड़े पर रगड़ रहा हूँ, तो ये पदार्थ में ऐसा क्या हो रहा है? एक ऐसी ऊर्जा आ जा रही है जिससे कि वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। और उस ऊर्जा को ही मैं क्या नाम दे रहा हूँ? वो ऊर्जा ही क्या है? आवेश है। समझ में आया? ठीक है। अब इसी चीज को परिभाषित करना है। कुछ भी किताब का डेफिनेशन मत उठाओ, अपने लैंग्वेज में ही समझाओ। आखिर आवेश क्या है? क्या ये स्केल आवेश है, या फिर वो कागज या फिर घास के टुकड़े आवेश है, या आवेश इसके अंदर रगड़ने पे जो ऊर्जा आई वो आवेश है? रगड़ने के बाद जो इसमें ऊर्जा आई वो आवेश है। ये स्केल आवेश नहीं है। स्केल की जगह मैं अगर पेन को भी रगड़ूंगा ना, इस मार्कर को भी रगड़ूंगा ऐसे करके देर तक, और हल्का सा कागज उलाऊंगा, इसमें भी आवेश आ जाएगा, उसमें भी ऊर्जा आ जाएगा। तो समझ में क्या आ रहा है? ये जो ऊर्जा इसमें उत्पन्न हुई हल्के समय के लिए, बहुत लो एनर्जी की ऊर्जा जो उत्पन्न हुई, वही आवेश है। तो आवेश क्या है? आवेश एक प्रकार की ऊर्जा है। और वो ऊर्जा किसको आकर्षित करती है अपनी ओर? हल्के हल्के कणों को, जो हल्के होते हैं, भारी कणों को नहीं। भारी कणों को भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए भारी आवेश चाहिए, अधिक अमाउंट में आवेश चाहिए। तो आवेश क्या है? आवेश एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या करती है? हल्के पदार्थों को
अपनी ओर आकर्षित करती है। समझ गए? देखो कितना सिंपल डेफिनेशन बन गया, हमने कोई किताब नहीं उठाया, कुछ भी नहीं उठाया, बस कॉन्सेप्ट को समझा और अपने लैंग्वेज में उसको डाल दिया। तो क्या है आवेश? आवेश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। आवेश सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? धनावेश और ऋण आवेश। फिर आवेश की हिस्ट्री में जाएं तो क्या पता चलता है? 600 ईसा पूर्व क्या था साइंटिस्ट का नाम या फिलोसफर का नाम? थेलस नामक एक साइंटिस्ट थे या फिलोसफर थे ग्रीक के। इन्होंने एम्बर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा और उस पर फिर उन्होंने आवेश का अध्ययन किया या आवेश के बारे में बताया। उस एम्बर नामक पदार्थ को ही ग्रीक भाषा में, ग्रीक या लैटिन भाषा में इलेक्ट्रम कहा जाता है और वहीं से वर्ड आया इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक, ये जो भी वर्ड है वो वहीं से आया। तो अब हमें जो लिखना है वो आपको पता है क्या लिखना है? अब बताओ ये जो मैंने अभी बताया इसको पढ़ने के लिए किसी बुक की जरूरत पड़ेगी या फिर इसको रिवाइज करने के लिए कुछ मेहनत करना है? कुछ मेहनत नहीं करना है, बस घर पे जाके वही बोलता हूँ मैं, 1 घंटे में जो पढ़ा उसको 15 मिनट में रिवाइज कर लो, बस पढ़ लो एक बार। उसके बाद से मेरा पढ़ाया हुआ फिजिक्स तो तुम्हें 1 साल या 10 साल बाद भी याद रहेगा। बस वो काम कर दिया करो, तुरंत घर पे जाके पढ़ने वाला काम। और लास्ट में 1 हफ्ते में 1 दिन संडे को बैठो, 15-15 दिन जो पढ़ रहे हो संडे को 1 घंटा निकाल के 1 हफ्ते में जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो, बस काम हो गया। इसके अलावा तुम दिन भर घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं है। तो करें इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन। क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज बताओ? ये क्या है? एक प्रकार की, ये एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या करती है? छोटे पदार्थ तो भारी भी हो सकते हैं ना, हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। कितने प्रकार के होते हैं सामान्यतः आवेश? धनावेश, ऋणावेश। हिस्ट्री में जाए तो कितने 600 ईसा पूर्व कौन से साइंटिस्ट थे? थैलस। इन्होंने एम्बर नामक पदार्थ से आवेश के बारे में बताया और इसी एम्बर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रम कहा जाता है, तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आई। यही इसकी इतिहास है, इसके बाद इसकी डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी आवेश के बारे में एक और चीज़ जो मैंने कल भी बताया था, नहीं थे तो आज जान लो। आवेश को किस चीज़ से दिखाते हैं? स्मॉल क्यू से। हम पूरी फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसको स्मॉल क्यू से दिखाएंगे। और अगर आवेश की मात्रा ज़्यादा है या बहुत बड़ा आवेश है तो बस स्मॉल क्यू की जगह हम क्या लिख देंगे? कैपिटल क्यू लिख देंगे, बट जनरली 99% टाइम हम स्मॉल क्यू लिखेंगे। तो अपने नोटबुक उठाओ, क्या लिखा डेफिनेशन? दिखाना कोई कॉपी। हमने डेफिनेशन लिखा अभी तक विद्युत आवेश का। आवेश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हल्के कणों को अपनी ओर आकर्षित करती है। दूसरा डेफिनेशन लिखा, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो वैद्युत आवेश कहलाता है। आवेश 2 प्रकार की होती हैं, धनावेश और ऋणावेश। उसके बाद में ये स्टोरी हमने समझा दी, एम्बर नामक पदार्थ से रगड़ा गया और ये वो हुआ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आवेश के बारे में एक छोटी सी और इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लो, आवेश के मात्रक के बारे में। आवेश कैसी राशि है? आवेश की बीमा क्या होती है? बीमा वगैरह हम 11th में बहुत पढ़ते थे, हर चीज़ की बीमा निकालते थे। 12th की फिजिक्स में बीमा उतना हमें टेंशन नहीं लेना है बीमा के बारे में, ठीक है। तो देखो जरा छोटी सी चीज़ और, ये सब हटाओ। इसके नीचे एक लाइन लिखो, यह लिखने का काम बाद में करेंगे, पहले समझ लो। देखो आवेश कैसी राशि है? आवेश है एक प्रकार की अदिश राशि। आवेश को दिशा से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आवेश कैसी राशि है? आवेश एक अदिश राशि। अदिश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्केलर। और राशि को कहते हैं क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है, राशि को क्वांटिटी कहते हैं। अदिश राशि है, स्केलर है। इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए इसके बारे में? इसका मात्रक, ये मात्रक थोड़ा पढ़ लो, उसके बाद ये टॉपिक खत्म होता है। उसके बाद आवेश का क्वांटमीकरण अगले लेक्चर में देखेंगे, वहां से न्यूमेरिकल बनता है छोटा सा एक। इसके बाद है इसका मात्रक।
पहला चीज तो ये क्लियर। दूसरी चीज मात्रक। मात्रक आप निकाल सकते हो अगर आपको फॉर्मूला पता हो, ठीक है। नॉर्मल मात्रक तो इसका होता है कूलाम, और कूलाम एक है साइंटिस्ट का नाम। एक इसका मात्रक होता है क्या, ये फॉर्मूला पता है तो आप मात्रक निकाल लोगे। आई बराबर होता है, विद्युत धारा का फॉर्मूला पढ़ा है 10th क्लास में। आई बराबर क्या होता है, Q अपॉन टी, ये पढ़ा है ना 10th क्लास में। आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है, तो आई बराबर Q अपॉन टी। और आपको पता है आप आवेश की मात्रक निकाल रहे हो, आवेश कौन है इसमें, आवेश है Q, तो आई बराबर Q अपॉन टी है, तो Q बराबर क्या हो गया, आई Q बराबर टी, इधर आ जाएगा ना, आई टी, ये हो गया आवेश का फॉर्मूला, Q बराबर आई टी। जब फॉर्मूला पता है तो आप मात्रक निकाल सकते हो। कैसे, तो Q का मात्रक क्या होगा, I का मात्रक धारा, धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर, और समय का मात्रक क्या होता है सेकंड, और दोनों के बीच गुणा है, भाग है, जोड़ है, घटाना है, क्या है गुणा है। तो आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है एम्पियर सेकंड, ये मात्रक होता है। इसी मात्रक को शॉर्टकट में हम बोलते हैं कूलाम, और कूलाम एक साइंटिस्ट का नाम है। आपके पास इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा इसके बाद, कूलाम का नियम, कल या परसों आ जाएगा। तो इसी मात्रक को हम क्या बोलते हैं, या करके मैं लिख रहा हूं, क्या बोलते हैं इसे आल्सो पढ़ते हैं कूलाम। और कूलाम याद रखना 12th में बताया था, 11th में बताया था, अभी बता रहा हूं। जब भी कोई मात्रक किसी साइंटिस्ट के नेम पे होता है तो वो मात्रक हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। कूलाम सी से स्टार्ट होता है, साइंटिस्ट का नेम है, तो वो उसका मात्रक कैपिटल सी होगा। तो आपको क्या पता चला, आपको ये पता चला कि इसका यूनिट, इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक है एम्पियर सेकंड। उसी एम्पियर सेकंड को आप क्या बोलते हो, यही एम्पियर सेकंड आपका कहलाएगा कूलाम। ये हो गया। ये एक छोटा मात्रक है, लेकिन इसके बड़े मात्रक भी होते हैं, और इससे भी छोटा होता है, कूलाम से भी छोटा मात्रक होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है, ये आपको आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो आपको मिलेगा 12th की केमिस्ट्री में पढ़ने को, जब स्पेशली नेनस्ट इक्वेशन पढ़ोगे आप, ठीक है। वहां पे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक हम यूज करते हैं, उसको कहते हैं फेराड, फेराड या फेराडे। एक फेराडे में पता है कितने कूलाम होते हैं, ये तो स्टैंडर्ड हो गया, मात्रक इसका होगा कूलाम या एम्पियर सेकंड, याद रखना कूलाम। एक और सबसे बड़ा मात्रक मैं बोल रहा हूं, आवेश का मात्रक, और ये मात्रक में क्या है सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक, और किसका, आवेश का। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फेराड या फेराडे। फेराडे भी एक साइंटिस्ट का नेम है, और आपको पता है साइंटिस्ट के नेम कुछ भी होता है तो हम उसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा मात्रक होता है फेराडे। और एक फेराडे में कितने आवेश होते हैं, कितने कूलाम आवेश होते हैं, 96,500, 96,500 आवेश, 500 कूलाम आवेश होते हैं एक फेराडे में। तो इसका सबसे बड़ा मात्रक होता है फेराडे। और एक फेराडे में, फेराडे को कैपिटल एफ भी लिख सकता हूं मैं, एक फेराडे में कितने आवेश होते हैं, 96,500 सी मतलब कूलाम, इतने आवेश होते हैं एक फेराडे में। ये सबसे बड़ा मात्रक है। छोटे मात्रक भी होते हैं, छोटे मात्रक तो आप जितना चाहो उतना लिख सकते हो, माइक्रो, मिली, ठीक है, ये सब छोटे मात्रक भी होता है। माइक्रो कूलाम बोला जाए तो 10 की घात -6, मिली बोला जाए तो -3, नैनो बोला जाए तो 10 की घात -9। ये पता भी होगा 11 से, ये नहीं पता होगा तो आगे जाके जरूरत पड़ेगी तो हम लिखेंगे,
ठीक है, या फिर लिख ही देता हूँ, जब इतना लिख ही दिया सबसे बड़ा मात्रक तो छोटे मात्रक भी लिख देता हूँ। तो आवेश के ये बड़े मात्रक हो गया, आवेश का छोटा मात्रक यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ जगह है, अन्य मात्रक लिख देते हैं या छोटे मात्रक लिख देते हैं। मेन आपको कूलाम याद रखना है, इसके अन्य छोटे मात्रक या अन्य मात्रक, ये छोटे वाले मात्रक है सारे, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, ये 11th में क्लियर हो जाना चाहिए, 10th में भी ये चीजें थी। एक मात्रक होता है 1 माइक्रो कूलाम। माइक्रो का मतलब कितना होता है? 1 माइक्रो कूलाम। नहीं क्लियर है तो देख लो आगे, सबका तो नहीं होगा क्लियर, इसलिए आज देख लो फर्स्ट और लास्ट, उसके बाद तो सिलेबस में हजारों बार रिपीट होगा। माइक्रो को दिखाते हैं इस चिन्ह से, ये म्यू, माइक्रो को इस चिन्ह से दिखाते हैं, और कूलाम को किस चीज से दिखाएंगे? किसी से। और माइक्रो कूलाम का मतलब होता है, माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6। माइनस में क्या इसका मतलब? ये छोटा मात्रक है, काफी छोटा। तो 1 माइक्रो कूलाम का मतलब है 10 की घात -6 कूलाम। माइक्रो का मतलब ये होता है। अन्य छोटा मात्रक हो गया माइक्रो के बाद, आप बोल सकते हो मिली कूलाम। 1 मिली कूलाम। मिली को किस चीज से दिखाते हैं? स्मॉल m से।